हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहे थे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों की श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य कौन कौन से हैं, ये बोला है हमसे। ठीक है, ये पूछा है, ये बोला है हमसे कौन कौन से कार्य हैं उनके। ठीक है, और हमसे बोला क्या है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक चीज आपको ध्यान रखनी दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमसे सही है पूछा है या सही नहीं पूछा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कई बार हम क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कर देते हैं, क्योंकि हम जल्दीबाजी में ये नहीं पढ़ पाते कि सही नहीं पूछ रहा है कि सही है ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला कथन क्या दे रखा है दोस्तों, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। ठीक है, अगला कथन क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा कथन, मंत्रिमंडल समितियों के लिए संचालकीय सहायता। ठीक है, तीसरा, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करती है। क्या? मंत्रिमंडल सचिवालय। इनके कार्य बताएं हमको। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही होना चाहिए इस चीज का, कैबिनेट सचिवालय होता क्या है। देखो, कैबिनेट सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीलय जो होता है, इसके बारे में देखो। ये भारत सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। जो कैबिनेट सचिवालय जो होता है, ये क्या है दोस्तों, ये भारत सरकार की जो प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, अब कार्य क्या क्या होते हैं इसके, तो मैं आपको कार्यों के बारे में बताता हूं, इसके कार्य क्या क्या हैं। तो पहला, मंत्री मंडल जो बैठक होती है, बैठकों के एजेंडा तैयार करना। कहने का मतलब है कार्यसूची तैयार करना, पहला कार्य है इसका। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों, दूसरा कार्य है अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ावा देना। तीसरा कार्य क्या है दोस्तों इसका, तीसरा कार्य है मंत्री मंडलीय जो बैठक होती है, बैठकों के निर्णयों का सर्कुलेशन करना। ठीक है, चौथा कार्य क्या होता है दोस्तों इसका, चौथा कार्य है इसका जो सचिवालय होता है, सचिवालय बैठकों के जो निर्णय होते हैं के लिए निर्णयों का कार्यान्वयन तथा निगरानी करता है। ठीक है, और इसके अलावा पांचवा कार्य क्या होता है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है उसकी जो समितियां होती हैं, मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना, उन्हें आवश्यक डेटा उपलब्ध कराना।
ये 5 कार्य होते हैं इसके, ठीक है। तो ये इसमें से कौन कौन से कार्य दे रखे दोस्तों? पहला, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची वाला, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय की सहायता, बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरा कथन क्या कह रहा है? मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय का कार्य नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये बजट में होता है ये चीजें, ठीक है। तो पहला कथन, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों को वित्त मंत्रालय, जो वित्त संसाधन है, वित्त संसाधनों, मंत्रालयों को वित्त संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडलीय सचिवालय नहीं करता, बल्कि यह बजट द्वारा होता है, ठीक है। तो ये तीसरा कथन गलत है कि मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडलीय सचिवालय नहीं करता, बल्कि ये बात बजट में की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका तीसरा कथन गलत है, बाकी पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलती से बी लग गया आंसर, गलती से लगाया दोस्तों, इसका आंसर निकलेगा सी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ये नहीं देखना है कि आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में 6 मिनट लगा दी। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए आजकल जो पैटर्न है उसके हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल की दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? अब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में पूछा है दोस्तों। पहले कथन दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधोरेखित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ठीक है। दूसरा दे रखा है मंत्रियों को नियुक्ति करना। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। और चौथा दे रखा है दोस्तों, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। ये 4 कार्य दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि 4 जो चीजें दे रखी हैं, इन 4 जो कथन दे रखे हैं इसमें विवेकाधीन शक्ति कौन कौन सी है राज्यपाल की? तो देखो दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही होगा क्या कि इसमें दोस्तों एक तो मंत्रियों को नियुक्त करना, यह कार्य विवेकाधीन शक्ति के अंदर नहीं आता दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल वो सीएम की परामर्श से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। तो आप दूसरे कथन को गलत कर देंगे तो वैसे इसका आंसर निकल के आ जाएगा बी। लेकिन आजकल जो पैटर्न है दोस्तों उसमें यह फंडा नहीं चलेगा। ये पहले एलिमिनेशन पद्धति थी जिससे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन आजकल ये फंडा नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, राष्ट्रपति के जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन अधोरेखित करने के लिए रिपोर्ट भेजता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, विवेकाधीन शक्ति के अंदर आती है, ठीक है। दूसरी बात गलत है दोस्तों, मंत्रियों की नियुक्ति करना यह विवेकाधीन शक्ति के अंतर नहीं आता, बल्कि मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के परामर्श पर की जाती है, तो यह बात गलत हो गई। अगला दे रखा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, यह भी क्या है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है दोस्तों। अगला क्या है? राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, यह दोस्तों विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए चौथा और दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो गया बी। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल सीएम के परामर्श से करता है, ठीक है, ना कि स्वयं के विवेक से। तो यह बात गलत होगी दूसरी। अगला क्या है दोस्तों कि जो राज्य सरकार होती है उसके कार्य संचालन के लिए नियम बनाना राज्यपाल की
विवेकाधीन शक्ति ने होकर मंत्रिमंडल के परामर्श से होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चौथा जो कथन है कि राज्य सरकार के काले संचालन के लिए नियम बनाना, ये विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी, 1 और 3 कथन। और अगर अब ये क्वेश्चन आता तो इसमें 2 कथन सही थे, ये आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कथन दे रखे और हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। पहला, ए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो ये बात दोस्तों गलत है, इसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये बात गलत है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा कथन कह रहा है भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये बात भी गलत है दोस्तों। अगला कथन दे रखा है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो ये बात सही है और हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होने को तो सी है, लेकिन हम चौथे ऑप्शन को देखते हैं। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, सीधी सी बात है, जो भारतीय आंसर इसका सी है, लेकिन इसके बारे में बताता हूं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कि राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है ये आर्टिकल जो है, और उसकी नियुक्ति किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति जहां राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, होती है, और उसको हटाने की सुनिश्चित प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं होता। इसमें मतलब बात नहीं की गई, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बोला है ना, ये दूसरा वाला, इसमें बोला है ना कि भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया सकता। तो ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1956। उसमें ये बात हटा दी गई थी कि जो भारत में एक ही समय में एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति की जा सकती है, ये बात बोली गई थी। ठीक है, तो ये बात दोस्तों, इसका आंसर ये सी है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया अधिकृत नहीं की गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी है, और हमसे ये पूछा कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, और यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। पहला कथन दे रखा है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, आपको देखो वर्डों को पकड़ना है। संसद के प्रति नहीं दोस्तों, किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। ये मैं वहां बार बार बता रहा हूं आपको। और संसद में क्या शामिल होती है आपको पता ही है। संसद में 3 चीज शामिल होती है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा
राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होते हैं। जबकि हमसे बोला गया है कि केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। सामूहिक रूप से उत्तरदायी तो होती है लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये मैं आपको पहले बताया। और क्यों होती है? क्योंकि लोकसभा जो है दोस्तों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, इसलिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगला कथन है दोस्तों, पहला कथन होता हो गया इसमें गलत, क्योंकि इसमें संसद दे रखा है, तो पहला कथन गलत होते ही आपका आंसर वैसे भी आ गया था, सीधा आंसर बी आ गया। लेकिन एलिमिनेशन पद्धति अब काम नहीं करे दोस्तों, जो अब एग्जाम लग रही है उसमें पैटर्न बदल दिया गया है, ठीक है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सूचित करेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत था यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी, और हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त जो कथन दे रखे हो कौन से सही है। तो न्यायवादी के बारे में बताया गया है कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है। दूसरा कथन, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा कथन, लोकसभा में बोल सकता है। और चौथा कथन, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बोला गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके कार्य क्या क्या हैं दोस्तों, इसके कार्य क्या क्या हैं, देखो दोस्तों, ये क्या क्या काम करता है। मतलब पहला, जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात, लोकसभा में अपनी बात रख सकता है। चौथी बात, लेकिन एक बात और इसमें, लेकिन संसद का मतदान का अधिकार जो होता है महान्यायवादी को नहीं है, ठीक है। मतदान करने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मताधिकार होता है दोस्तों, वो चुने हुए सदस्य ही प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको पता ही होना चाहिए। देखो, ये मेन चीज थी इसमें। बस इस क्वेश्चन में यही बात गलत है, इस मतलब कथन कि लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता। रीजन क्या है? जो चुने जाते हैं उन वही मतलब मतदान कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। और हमसे पूछा है सही कौन सा है, तो तीनों कथन सही है, चौथा कथन गलत है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्निष्ठ प्रतिषेध एवं निर्वर्धन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधिक शक्तियों का प्रतिषेध अथवा निर्वर्धन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका मतलब अर्थ हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 142 के बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो आर्टिकल 142 के बारे में पता होना चाहिए कि 142 आर्टिकल में क्या है, ये पता होना चाहिए। और सबसे बेस्ट चीज है इसमें दोस्तों, आर्टिकल 124 से और 100 कितना 124 से दोस्तों 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये पता होना चाहिए दोस्तों, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। मैं लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई दोस्तों। ठीक है, ये पता होना चाहिए थे। और आपको ये पता हो जाएगा तो फिर इसका क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाए दोस्तों। तो पहला कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के समय लिए गए निर्णयों के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये तो हो ही नहीं सकता, निर्वाचन आयोग से बात ही नहीं की गई। हमको पता है कि आर्टिकल 124 से 147 में केवल सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, और बात कर रहे हैं आर्टिकल 142 की। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों में वैध नहीं होगा, ये बात की गई है दोस्तों, वैध नहीं होगा। और यही बात सही है, इसका यही इसका आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति हो तो भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल कर सकता है। तो ये बात भी गलत है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल से संबंधित पहली बात तो आर्टिकल है ही नहीं है। अगला देखते हैं, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकती। तो ये बात भी गलत है दोस्तों। मैंने आपको एक चीज बताई है केवल कि आर्टिकल 124 से 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट की बात की गई दोस्तों। तो इसका वैसे ही आंसर इसका बी हो जाता, क्योंकि यहाँ उच्चतम न्यायालय की बात केवल एक ही ऑप्शन में की गई है और वो बी ऑप्शन है दोस्तों। तो कभी कभी आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं हो लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट हो उसके बारे में, तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं कि किस प्रकार अगर आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा उसके बारे में, बिल्कुल ब्लैंक कर रहा है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और एक इत्मीनान से देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लॉजिक से निकल सकता है क्या। ठीक है, ये चीज मैंने इसमें बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विवेचन से परे कर दिया। ठीक है, अगला कथन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। और हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, कौन सा मतलब कौन सा सही है, ये पूछा है हमसे। तो दूसरा कथन तो सीधा आंसर है दोस्तों इसका, दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है। अब कथन फर्स्ट को देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट इसका ये जो दे रखा है 44 संविधान संशोधन, ये नहीं दोस्तों, इसलिए ये तो हो गया गलत। तो क्या है फिर इसका? तो दोस्तों 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। और इसमें क्या क्या था, इसमें क्या किया दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया। न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन बाद में जब 44 संविधान संशोधन हुआ, 44 सीए का मतलब अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, तो दोबारा से हटा दिया गया वापस। ठीक है, दिया गया। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान में
44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन की न्यायिक पुनर्विधि से परे कर दिया। तो इसमें तो दोस्तों हटा दिया गया था, बल्कि 39वें संविधान संशोधन में ये क्या बोलते हैं, इसे बाहर रखा गया था। और इसलिए इसका कथन फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है। दूसरा बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि 99वें संविधान संशोधन में एक बात ध्यान रखना, ये क्या है कि मतलब न्यायपालिका की अवमान, क्या बोलते हैं, न्यायपालिका की जो न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि ये संविधान के जो आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन करता है, इसलिए इसको दूसरे कथन का इसका आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 4 कथन दे रखे हैं, हमसे पूछा कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला फर्स्ट जो क्या बोलते हैं इसका कथन है, क्या कह रहा है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ये आपको पढ़ना है क्योंकि इसके बारे में आपको पता होगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं दोस्तों। के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये बात गलत है, अस्वीकार किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहला कथन तो हो गया गलत, पहला कथन गलत, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है कि ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं, ये बोला गया। तो दोस्तों ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए, तो ये बात बिल्कुल सही है, दिए गए हैं बिल्कुल। अगला, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद के उस सदन की कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 से समर्थित हो। बिल्कुल बात सही है, महाभियोग के बारे में बात चल रही है। तो ये तीसरा और चौथा कथन सही है, पहला दूसरा कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो महाभियोग चलता है उसमें दोनों सदनों में होना चाहिए और 2/3 कम से कम समर्थ होना चाहिए, उसका मतलब बहुमत से पार होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसमें आपको क्या पढ़ना है, यहाँ आप जाके आज सर्च करना जब ये वीडियो देखे तुरंत ही, कि जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 क्या है, यह आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, यह आपको होमवर्क दे देता हूं दोस्तों, यह आपको पढ़ना है इसके बारे में बिल्कुल, क्योंकि 2019 का जो पेपर लगा तो ये करंट का मुद्दा चल रहा था, उसी को लेकर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमसे पूछा है सही कौन से हैं कथन। पहला कथन, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत है, इसका आंसर डी है। कैसे गलत है दोस्तों, कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, मतलब संविधान की रक्षा करता है, यह बात तो आपको पता ही है। इसलिए कोई भी संवैधानिक संशोधन जो आधारभूत, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, आधारभूत ढांचे के विरोध हो तो क्या करता है, तो उस संवैधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। और यही तो बोला है इस दूसरे ऑप्शन में
कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये गलत है दोस्तों, उठाया जा सकता है जब वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी, न तो फर्स्ट और नहीं दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है कौन से कथन गलत है। हमसे पूछा है केवल सही कौन से हैं। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। तो ये कथन गलत है दोस्तों। ग्राम जो अधिनियम था, ग्राम न्यायालय अधिनियम, इसमें बोला गया कि आपराधिक और सिविल दोनों ही मामलों की ये सुनवाई कर सकता है। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी है, बी ऑप्शन सही है, पहला का आंसर गलत है। तो ये एक और चीज, ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में पढ़ना है आपको एक चीज, क्योंकि मैं आपको होमवर्क इसलिए रहा हूं, आपको खुद को भी पढ़ेंगे ना तब चीज समझ में आएंगी। आप वीडियो के अनुसार देख लिया, इससे पार नहीं पड़ेगी, खुद को भी करना है कुछ काम। ठीक है, तो इसके बारे में, किसके बारे में दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम, इसके बारे में पढ़ना है आपको, ये क्या है कैसे, ये भी करंट में था उस टाइम। तो इसका कथन दूसरा सही है, पहला गलत है दोस्तों। इसके बारे में पढ़ना है, दो होमवर्क दिया है मैंने, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम वाला, और एक कौन सा था, एक ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत